नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज की कहानी इतिहास के पन्नों से। उज्जैन नगरी के राजा भोज अपने दरबार में सुबह पधारे ही थे कि उन्हें द्वारपाल ने आके सूचना दी कि महल के द्वार पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। राजा को अचंभा हुआ कि सुबह ही ऐसा क्या हो गया, और वो भी ब्राह्मण। उन्होंने फौरन द्वारपाल से कहा कि उन्हें अंदर लाया जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जब अंदर आए तो राजा ने देखा कि बहुत उदासी थी दोनों के चेहरे पर। ब्राह्मण ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप जीवन में सबसे अधिक भरोसा किस पर करते हैं? महाराज को थोड़े तेवर चढ़े। अरे भाई, तुम यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हो या मुझसे मेरी परीक्षा लेने? कहो क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण ने फिर कहा, महाराज, हर व्यक्ति अपने मित्र पर बहुत भरोसा करता है और वैसे भी मैंने किया। मैं उज्जैन नगरी से पाटलिपुत्र आज का पटना, मैं उज्जैन नगरी से पाटलिपुत्र गया था वहाँ के राजपुत्रों को शिक्षा दीक्षा देने। 2-3 महीने के बाद मेरा पड़ोसी, जो मेरा मित्र भी है, पेशे से सुनार है, वो मुझे वहाँ पाटलिपुत्र में मिला। पाटलिपुत्र के महाराज ने मेरे कार्य से प्रसन्न होकर मुझे 3 रत्न दिए थे, और वो जो तीनों रत्न थे वो मेरे पास थे। और अपने मित्र को पाकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रत्न अपनी पत्नी के पास पहुंचा दूं। तो मैंने अपने मित्र को वो तीनों रत्न दिए। मेरा मित्र, जो मेरा पड़ोसी भी है, और उनसे कहा कि मेरी पत्नी को दे देना, पता नहीं उसके पास खर्चे के लायक पैसे भी होंगे कि नहीं। लेकिन कुछ महीने पश्चात जब मैं लौटता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, और वो तीनों रत्न मेरे मित्र सुनार ने उनको नहीं दिए। पूछे जाने पर उन्होंने सीधा कहा, वो तो मैंने दे दिए थे, अपनी पत्नी से पूछो। उन्होंने कहाँ रखे, उन्होंने किसको दिए? मैंने तो इनको दे दिए थे। राजा भोज ने सुनकर उनकी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई, आप बताएं। और पत्नी ने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी के द्वारा भेजे गए रत्नों को अगर पा लेती तो मैं मना क्यों करती? ऐसा नहीं हुआ है महाराज, वो झूठ बोल रहा है। महाराज ने फौरन आदेश देकर सुनार को बुला भेजा। सुनार आया तो सही, मगर अपने साथ 2 लोग लेकर आया। अब ये 2 लोग जो साथ में आए थे, राजा भोज ने पूछा, क्यों भाई, तुम ये किनको लेकर आए हो? सुनार ने अपने अंदाज में कहा, महाराज आपकी जय हो, मैं तो हमेशा आपके लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ के भेजता रहता हूँ, और ये जो ब्राह्मण ने आपको जो भी मेरी शिकायत लगाई है निरर्थक है महाराज। मैं तो ये जो तीनों रत्न थे इनकी पत्नी को दे चुका हूँ, और इनकी पत्नी अब थोड़ी सी उम्र हो रही है, भूल गई होंगी या कहीं रख के भूल गई होंगी। आप चाहें तो जो मेरे साथ में 2 आए हैं ये मेरे साक्षी हैं, इनके सामने ही तो मैंने इनको रत्न दिए थे। राजा भोज ने अपनी नज़र उठाई तो देखा वहां 2 पुरुष जो खड़े थे, उनमें से एक पुजारी था उसी गांव का, और एक था गांव का मुखिया। राजा भोज ने कड़कते हुए स्वर में पूछा, आप बताइए, क्या आपके सामने इस सुनार ने इस ब्राह्मण की पत्नी को रत्न दिए थे? जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा, हाँ महाराज, रत्न दिए थे, बिल्कुल मेरे सामने ही तो दिए थे। ये इतनी खुश थी उस दिन रत्न पाकर, आई थी, बड़ा बढ़िया सा प्रसाद चढ़ाया था महाराज, बड़ी खुश थी, इसने सबको बताया भी था। राजा भोज बड़े अचंभे में। फिर उन्होंने दूसरे साक्षी से पूछा, हाँ भाई, आपके सामने भी दिए थे? हाँ महाराज, मैं भी वहीं पर था, हम तीनों उसी समय तो थे जब इन्होंने इन ब्राह्मण की पत्नी को वो रत्न पकड़ाए थे, और बड़ी खुशी खुशी इन्होंने ले लिए थे, और बड़े प्रसन्नता से अपने पास अपने आंचल में भी बांध लिए थे। राजा भोज ने ब्राह्मण की तरफ सिर घुमाया और कहा, देखो, जब इसके पास 2 साक्षी हैं और उनके सामने रत्न तुम्हारी पत्नी को दिए गए, तो तुम घर जाकर अपनी पत्नी से पूछो कि उन्होंने रत्न क्या किए, कहाँ रखे, किसे दिए। इस समय हमारे दरबार का समय अनावश्यक रूप से जाया ना करो। तो ब्राह्मण जो था चकित रह गया। उसके पास कोई साक्षी नहीं था, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका हवाला देकर वो कह सके कि मैंने इसे रत्न दिए थे। और ब्राह्मण की पत्नी तो रो रो के कहने लगी, महाराज ये झूठे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन जो ये बोल रहे हैं झूठ है।
ब्राह्मण बड़े दुखी तो थे, लेकिन मुड़ते मुड़ते जाते जाते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि राजा भोज को बहुत चुभ गई। उन्होंने कहा, महाराज जाता हूं, अब मैं जाकर टीले वाले ग्वाले से ही अपना न्याय करवाऊंगा। और प्रणाम करके वो वहां से चले गए। महाराज ने अपने मुख्यमंत्री की तरफ देखा और पूछा, क्या बोल के गया ये? क्या टीले ग्वाले क्या बोल के गया ये? तो मुख्यमंत्री जो थे वो खड़े हुए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, नगर में इस बात की बहुत चर्चा है कि नगर के पास का जो जंगल है वहां पर एक टीला है और एक साधारण सा ग्वाला जिसका नाम चंद्रभान है, उस टीले पर बैठकर ऐसा न्याय करता है कि गांव के दूर दूर गांवों से लोग वहां पे आते हैं अपना न्याय करने, और जटिल से जटिल न्याय भी वो बड़ी सुगमता से कर देता है। यहाँ तक कि लोग उसकी न्याय प्रियता का और उसके न्याय करने के तरीके का लोहा मानते हैं। राजा भोज ने कहा, अरे ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ भाई, मेरे रहते हुए कोई और न्याय कर रहा है, और वो भी ग्वाला, वो भी टीले पे बैठ के, टीले का ग्वाला है। क्या नाम बताया तुमने? चंद्रभान है, वो न्याय करा। ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, जो मैं कह रहा हूं मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। बाकी दरबारियों की तरफ जब देखा उन्होंने तो पाया कि उनके चेहरे पर भी वही लिखा था जो मुख्यमंत्री कह रहे थे। वो सभी अचंभित थे मगर समर्थन में सिर हिला रहे थे। राजा भोज ने फैसला किया कि भाई इसकी बात की तह तक तो जाना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को आदेश दिया, साधारण कपड़े पहने, और वो बोले कि अभी घोड़ा निकालो, हम लोग भी जाएंगे जंगल की तरफ और छुप कर देखेंगे ये न्याय करता कैसे है। दोनों ने अपने कपड़े बदले और बदल के वो उसी जंगल की तरफ रवाना हुए। धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचते हैं, सुबह से दोपहरी हो गई। दोपहर तक वहाँ पहुँचते हैं तो देखते क्या है, बड़े ऊंचे से टीले पर, टीला छोटी सी पहाड़ी, बड़े ऊंचे से टीले पर एक ग्वाला बैठा है और बड़े तन के बैठा है, और उसके ताव चेहरे पर नजर आ रहा है। बहुत गांव वासी खड़े हैं और ऐसा लगता था जैसे मानो वो पहले कुछ मसले सुलझा चुका हो। और वहीं वो ब्राह्मण जो है अपने रो रो कर अपनी गाथा सुना रहा था। राजा भोज ने अपने मुख्यमंत्री के साथ घोड़ा बांधा कहीं दूर और एक पेड़ के पीछे छुप गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब ये चंद्रभान जो एक ग्वाला है टीले पर बैठा है और बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से ब्राह्मण की कथा सुन रहा है। ब्राह्मण की पत्नी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और तभी वो कहता है कि अपने गांव वालों को कहता है कि जाइए और जाकर मेरे सामने सुनार को प्रस्तुत कीजिए। राजा भोज ने धीरे से बोला, ग्वाला भी इतनी परिष्कृत भाषा भूल रहा है भाई, प्रस्तुत कीजिए। मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि शांत रहें, देखते जाएं। बात की बात में सुनार आया और उसके साथ वही दोनों साथी भी आए। और अब चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, ये ब्राह्मण आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? सुनार ने कहा, अरे महाराज, इनकी पत्नी को मैं 3 रत्न दे चुका हूँ, उम्र हो गई है उनकी, भूल गई होगी कहीं रख के, या किसी को दे दबा दिया, भगवान जाने क्या किया उन्होंने। मेरी तरफ से तो 3 रत्न मैंने दे दिए, मैं तो खुद ही सुनार हूँ, मेरे पास कितने सारे रत्न पड़े हैं, हीरे मोती पड़े रहते हैं, मैं तो गहने करता हूँ, मुझे क्या करना इन रत्नों का। तो फिर इसके बाद चंद्रभान फिर ताव से पूछा, ब्राह्मण जो कह रहे हैं उस बात में कुछ सच्चाई दिख रही है मुझे, कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास क्या? सुनार ने फौरन दोनों साक्षियों को प्रस्तुत किया। महाराज पूछिए ना, ये तो मंदिर के पुजारी जी हैं, ये हमारे गांव के मुखिया, इन्हीं के सामने तो मैंने जो है ये रत्न दिए थे ब्राह्मण की पत्नी को, भाभी जी को। पुजारी ने भी कहा, हाँ महाराज, हमारे सामने तो दिए थे। उधर ही गांव के मुखिया भी ने कहा, बिल्कुल महाराज, हम लोग तो इकट्ठे ही तो खड़े थे, तभी भाभी जी को दिया, भाभी जी ने पल्लू में बांध लिया था उसी समय। अब चंद्रभान ने बोला, मेरी बात सुनी जाएगी। सभी लोग मेरे टीले से कम 20 कदम पीछे चले जाएं। भोज को देखकर के बड़ी हैरानी हुई कि भाई इस समय जो ये आदेश दे रहे हैं सभी के सभी मानने को तैयार हैं। जितने भी लोग वहां खड़े थे, जो भीड़ थी, वो कम से कम 10-20 कदम पीछे हो गई। अब फिर से आवाज आई कड़कड़ाती हुई, पुजारी जी, यहां मेरे पास आइए।
पुजारी काफ़ी पास आ गया, और जब वो पास आ गया तो चंद्रभान ने धीरे आवाज़ में कहा, जो रत्न दिए गए थे उन रत्नों का आकार और रंग मुझे बताइए। पुजारी ने एक बार आंखें घुमाई। रत्नों का आकार, रत्नों का जो आकार, वो नींबू जितने बड़े बड़े थे, नींबू जितने बड़े बड़े रत्न थे महाराज, बड़े सुंदर नीली आभा वाले। मैं तो देखता ही रह गया, जीवन में ऐसे रत्न तो मैंने देखे ही नहीं, और बड़े सुंदर रत्न ही पाए महाराज। बस उतना ही कहो जितना पूछा जाए। बिना किसी से बात किए उस पेड़ के पास जाके खड़े हो जाओ। और उसके बाद चंद्रभान ने उसी रौबदार आवाज़ में गांव की मुखिया को पास बुलाया। दूर खड़ी पूरी भीड़ ये सारा देख रही थी नज़र। जो गांव के मुखिया थे वो टीले के पास आए। चंद्रभान ने वही सवाल फिर से दागा, जो रत्न दिए गए थे उन रत्नों का आकार और रंग बताइए। रत्नों आकार रत्न तो बड़े महंगे होते हैं ना महाराज, छोटे छोटे होते हैं, बड़ी मुश्किल से तराशे जाते हैं, बस चने के दाने के बराबर होंगे, और ऐसे लाली लाली जैसे आभा थी। कोई शायद 1-2 लाल थे, एक कुछ पीला सा था, तीन ही तो रत्न थे। तो ऐसा था महाराज। चंद्रभान ने कहा, बस उतना ही कहना है जितना पूछा जाए, आप इस तरफ खड़े हो जाइए। और अब उसने फिर कड़कड़ाती आवाज़ में पूरी भीड़ को पास आने को कहा, और गरजदार आवाज़ में आराम से सुनार को धमकाते हुए एक बात बोली, मैंने जितना कुछ सुना है इससे ये पूरा साबित होता है कि तुमने पूरा झूठ बोला, और तुमने उन रत्नों को ब्राह्मण की पत्नी को नहीं दिया। तुमने इस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया। सुनार यक्का हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, आप कैसे बात कह सकते हैं? और चंद्रभान ने बिल्कुल मंजे स्वर में कहा कि इनके हिसाब से वो रत्न नींबू के आकार के थे, और इनके हिसाब से वो चने के दाने के बराबर थे। तुमने कितने पैसे दिए इन दोनों को ताकि वो तुम्हारे हक में बात कर सके? सुनार को काटो तो खून नहीं। ब्राह्मण तो रोते रोते जमीन पे ही बैठ गए। सुनार के मन में पाप तो आ ही गया था। मित्रता का मान नहीं रखा था उन्होंने। और उसी समय सुनार को एक बात और कही चंद्रभान ने, या तो एक पहर के अंदर ये तीनों रत्न ला करके ब्राह्मण और उनकी पत्नी को हमारे सामने ही दे दो, अन्यथा तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा ये गांव वाले सोचेंगे। राजा भोज से अब रहा नहीं गया और वो सामने निकल के आ गए। मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। राजा भोज ने बड़े ही विश्वस्त स्वर में कहा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है तुमने। सुना था तुम्हारे बारे में, यहाँ आओ मेरे पास। चंद्रभान टीले से नीचे उतरा और उतरते ही महाराज के पास बोला, का हो हुजूर, का सेवा करिए आपके? राजा भोज ने कहा, अब इसकी आवाज़ को क्या हो गया? हाँ, इसकी भाषा तो अब परिष्कृत भी नहीं है। तब उनको मुख्यमंत्री की बात याद आई। उसने कहा था कि जब ये ग्वाला टीले पर चढ़ता है तो इसके हाव भाव, इसकी भाषा, इसकी न्यायप्रियता, इसकी न्याय करने की काबिलियत सब बदल जाती है, और नीचे उतरता है तो एक साधारण ग्वाला। तो यही बात जब उन्होंने पूछी तो चंद्रभान ने ये बात मानी, महाराज जब मैं उस टीले पर चढ़ता हूँ ना, तो मुझे नहीं मालूम मेरे मुख से कौन सी बात निकलती है, सरस्वती मुझसे क्या बुलवाती है। मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ। राजा भोज ने अगले दिन आदेश दिया कि इस टीले को खोदा जाए, ज़रूर इसके नीचे कुछ रहस्य है। और आप जानते हैं उस टीले को खोदने पर निकला क्या? उस टीले का खोदने पर निकला एक सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके चारों पैर में 8 पुतलियां नक्काशीदार बनी हुई थी, जिसे कहा जाता है सिंहासन बत्तीसी। और ये सिंहासन किसका था? ये सिंहासन था महाराज विक्रमादित्य का। जी हाँ, महाराज विक्रमादित्य का। उज्जैन जाइए और कथा सुनिए इसकी, और नहीं तो सिंहासन बत्तीसी पढ़ के देखिए। अब क्यों आपकी उत्सुकता जगा रही हूँ मैं? देखिए, राजा भोज जब इस सिंहासन को अपने राज दरबार में ले गए, और उन्होंने सोचा जब वो भी बैठेंगे तो बस राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय देंगे।
मगर अगले दिन संपूर्ण यज्ञ स्नान और सब यज्ञ आदि करके जब वो वहाँ पहुँचे कि आज मैं ये आसन ग्रहण करूँगा, सिंहासन पर बैठूंगा, तो उन्हें रोक गया। किसने? उसी सिंहासन की 32 पुतलियों में से किसी एक ने। और उस एक ने इसलिए रोका क्योंकि 32 की 32 पुतलियां ठहाके मार के हंस रही थी। और वो किस लिए हंस रही थी ये मैं नहीं बताऊंगी। और उस एक पुतली ने फिर एक बात कही, एक कहानी कही, और राजा जी से पूछा कि क्या आप इस सिंहासन के योग्य हैं? लेकिन उन कहानियों में जो मर्म छुपा है वो भारत की ग्रेट हेरिटेज का एक बड़ा सुंदर नमूना है। सिंहासन 32 एक ऐसी किताब है जो कि मेरे जैसे लोगों ने तो बहुत पढ़ी अपने बचपन में, लेकिन शायद आज का बचपन उससे अछूता रह गया। तो करना क्या है, इस किताब को पढ़िए या इनके एपिसोड्स देखिए या नीचे कुछ पॉडकास्ट भेजती हूँ उनको सुनिए, तो आप देखेंगे सिंहासन 32 में क्या कहानियाँ छुपी हैं और कैसे कौशल छुपे हैं और कैसी अद्भुत रहस्य छुपे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक इंसान के अंदर क्या गुण हो कि वो राजा कहलाया जा सकता है। उत्सुकता जग गई आपकी? बस यही तो मुझे करना था। धन्यवाद।